नमस्कार। MPPSC स्टेट फॉरेस्ट मैन 2021 इसकी क्लासेस जो हैं वो आज से हम लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। एग्ज़ाम के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें मैं ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप भी हो जाओगे तो फिर तो लंका लगने वाली है। एग्ज़ाम का नाम है 2021। मैं डेट से याद करवा देता हूँ कि ये जो अपना 4 दिसंबर 2022 को जो अभी टेंटेटिव डेट है अपनी एग्ज़ाम की, जब तक कोई बदलाव नहीं आता है तब तक हम लोग यही डेट फाइनल मान के चलेंगे। तो ये जो अपनी क्लास है वो अपनी 4 दिसंबर के जो एग्ज़ाम है उसके लिए है। इसका एग्ज़ाम का नाम ये है। और जो 22 वाला जो अपना एग्ज़ाम है वो जनवरी में उसका प्रीलिम होगा, तो ये ध्यान रखें। आज से अपनी इस एग्ज़ाम के लिए जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर लेंगे और इसमें डिटेल में जाए हम लोग सब्जेक्ट में अपना रेगुलर पैटर्न स्टार्ट हो। उससे पहले कुछ बातें हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस कर लें तो बेहतर है। फर्स्ट इशू है कि आपको उम्मीद करता हूँ कि एक बेसिक आइडिया होगा कि अपना जो सिलेबस है फॉरेस्ट्री का उसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए जिसमें MPG के है और जो सेक्शन बी है उसमें 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट में 4 यूनिट आपकी फॉरेस्ट्री की है, एक ट्रैवोलॉजी या जनजाति वाला है 5th यूनिट, एक यूनिट फॉरेस्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट है और 4 अदर यूनिट है जिसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है। तो ऐसे 10 यूनिट मिलके अपना 20 सेक्शन बना है। इनके अपने सेक्शनल कट ऑफ भी है। ध्यान ये देना है कि जैसे इस बार भी काफ़ी लोगों ने इस टाइप की गलती की है कि फॉरेस्ट्री की क्लास तो ज्वाइन कर ली लेकिन अदर उन्होंने सेल्फ़ किया। मैं उसे बुरा नहीं मान रहा हूँ, अच्छा है आपने सेल्फ़ किया, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन ऐसी की है जैसे उन्हें केवल फॉरेस्ट्री का ही पेपर देना है और वो केवल फॉरेस्ट्री के 40 क्वेश्चन ही करके आएंगे। ये कर लिए मतलब रेंजर ACF बन गए। भाई रिमेनिंग पार्ट हैं उन्हें भी आपको पढ़ना होता है, तो आप कम से कम उन्हें उतनी वैल्यू दो। जैसे जनजाति है वो 10 क्वेश्चन आने हैं, पूरी एक यूनिट है। एवरेज रफ आइडिया आप लेके चलिए 10 मार्क मीन्स 100 क्वेश्चन आने हैं, 10 यूनिट है तो एक यूनिट 10 क्वेश्चन। एवरेज ऐसा फॉरेस्ट्री में भी रहा कि अपने 40-41 के आसपास क्वेश्चन आए थे, 4 यूनिट अपनी सिलेबस की है। तो उसको भी आपको उतना ही इज्जत देनी है उस यूनिट के लिए जितना आप अदर को देते हो। ऐसा ना हो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब आप केवल फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, अदर को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिनका B सेक्शन तो बहुत अच्छा गया लेकिन MPG के में लंका लग गई है, उनका कट ऑफ से नीचे मार्क आ गए। तो यहाँ पर वो 100 क्वेश्चन में अगर 85-90 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका A सेक्शन रुक जाता है, क्योंकि वो भी सेक्शनल कट ऑफ निकालना है आपको। तो आप वो बात ध्यान रखेंगे कि आपको केवल फॉरेस्ट्री यानी कि जैसे 6 यूनिट है वो हमारे एंड से आपको मिल जाएंगी। अगर अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाता है उस केस में हम लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो वाला जो साइंस वाला पार्ट है उसका कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो लेने में फाइनल आने में अभी 3-4 मंथ लग जाएंगे। एटलीस्ट जो फर्स्ट एडिशन है वो भी 3-4 मंथ खा जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम तक हो पाएगा, तो आपके लिए देना प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे। तो अगर पोस्टपोन्ड होता है तभी ये जुड़ पाएगा। तो आपके पास साइंस वाला पार्ट है, ऐसा ना हो कि कमज़ोर रह जाए वो। आप कुछ अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। आपके पास अभी 4 मंथ का टाइम है। आप खुद सोच लीजिए कि 4 मंथ टाइम है और आपके पास 10 यूनिट इसकी और 5 उसकी, 15 दिन है। तो आप खुद देख सकते हो, 15 यूनिट को यहाँ से डिवाइड कर देना 4 मंथ से, तो आपको एक यूनिट के लिए कितना टाइम मिल रहा है।
आप मान के चलिए कि आपके पास 2 मंथ हैं और उसी में आपको ये 15 यूनिट ख़त्म करनी है। जैसे जैसे फॉरेस्ट्री ख़त्म होगा उसके साथ आपका बकाया का सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। एक रीज़न ये है कि लास्ट के 2 मंथ जो है वो केवल रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रहना चाहिए। ये एग्ज़ाम इस टाइप के हैं कि जहाँ आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपके एग्ज़ाम को निकलवाएगा। आप पूरा पेपर अगर आपको यहाँ मैं करवा दूँ, इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आएंगे, होगा या नहीं होगा, तो प्रेशर इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि एग्ज़ाम में अगर ये भी पूछ लिया जाए ना कि आपका नाम क्या है, तो उसमें भी लोग गलती करते हैं। तो वो प्रेशर डेवलप ना हो, इसलिए आप कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लीजिए। साइंस वाला पार्ट कहाँ से करें? देखो, इस मुद्दे पे मेरा अपना परसेप्शन है, आपका अपना हो सकता है। मैं नीट वगैरह के रेफ़र को प्रमोट करता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक जो कॉमन पर्सन है उसके लिए नहीं है। कॉमन का मतलब जिसका बैकग्राउंड है वो पुराने टाइम पे, हमारे टाइम पे चलती थी पीएमटी, पीईटी, EIEEE। अगर आपने उसकी प्रिपरेशन की है तो आपको ये बहुत आसान है, आप 5-5 दिन में ये साइंस वाला पार्ट आराम से निपटा लेते हो। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो फिर ये बहुत माथापच्ची हो जाती है। तो जो अपने ग्रुप बने हैं, बहुत सारे हैं, MP के भी 2-3 ग्रुप हैं। किसी पर भी आप पूछोगे तो लोग इजीली सजेस्ट कर देते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ लोग NCERT रेफ़र कर रहे हैं, आप NCERT के साथ जा सकते हैं। तो कहने का जो बेसिक सेंस है कुल मिला के कि फॉरेस्ट्री या 6 यूनिट जो हैं वो तो अपने यहाँ से आपको मिलती जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे ये यूनिट जा रही है वैसे ही आप अपना अदर जो पार्ट है उसे भी धीरे धीरे करके निपटाते जाइए। वो पीछे नहीं छूटना है, नहीं तो लीथलिटी के इशू आ जाते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट्री में पिछले साल भी 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए। पहला कि भाई मुझे बिल्कुल जो स्टडी मटेरियल या क्लास है वो मुझे सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग चाहिए। तो अगर आप इसी टाइप से पढ़ना पसंद करते हैं कि सिलेबस के बिल्कुल लाइन टू लाइन फॉलो करते हुए आपको स्टडी मटेरियल मिले, तो मुझे लगता है कि शायद ये क्लास आपके लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि हम लोग सिलेबस को उसी हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से PSC इसे कंसीडर करके चलती है। ये जो सिलेबस होता है ये केवल आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो, एक बेसिक समझ के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लाइन टू लाइन सिलेबस को पढ़ के जाओगे और एग्ज़ाम दे के आ जाओगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। हालांकि अगर आपका मैन है, प्रीलिम नहीं मैन, जो कि सब्जेक्टिव है, उसमें आपसे बिल्कुल बोला जाता है, मैं भी सजेस्ट यही करूँगा कि मैन के केस में जहाँ रिटन है आप सिलेबस को लाइन टू लाइन फॉलो करके सॉल्व करके जाइए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बस सिलेबस कर लिया आपके एग्ज़ाम बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। बट सिलेबस को लाइन टू लाइन फॉलो इसलिए करना होता है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल लगभग 40% 50% क्वेश्चन सीधे वहाँ से उठा के दे देते हैं। स्टेटों में ये परसेंटेज ज़्यादा है। UPSC में यह है कि 20 क्वेश्चन अगर आने हैं तो 4 क्वेश्चन वो सिलेबस की लाइन से दे देते हैं, रिमेनिंग सब कुछ बाहर होता है। तो बेसिक एक समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिलेबस को फॉलो एक लेवल से ज़्यादा करते नहीं हैं। इस सिलेबस में जिन टॉपिक्स के बारे में बात की जाती है उनको हम लोग उसी यूनिट के अंडर कंसीडर करके अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ना कि इस सिलेबस के हिसाब से। सेकंड थिंग, सिलेबस में जो कुछ लिखा है वो सर्वसत्य हो ये ज़रूरी नहीं है। होता ये है कि सपोज मैं ये पढ़ाना वगैरह छोड़ करके MPPSC एक क्लैरिकल वाला एग्ज़ाम करवा लेती है और मैं उसमें चला जाता हूँ। MPPSC में मस्त किसी टेबल पे बैठ करके टाइपिंग मशीन चला रहा हूँ। PSC की साइड से मुझे बोला जाता है कि भाई नोटिफिकेशन निकालना है, ये मैथ या स्टैट का सब्जेक्ट है,
ये सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का, इसे तुम टाइप कर दो। तो सांख्यिकी मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है हवा हवाई, कुछ समझ में नहीं आने वाला। मीन मीडियन मोड, बस ये 3 टर्म सुने हैं, इससे ऊपर ज़्यादा निकल जाएगा। तो ऐसे में जो समझ में आ रहा होगा मैं उस हिसाब से टाइप करूँगा। मैं बिल्कुल ये कंसीडर करके नहीं चल पाता हूँ कि नहीं ये टॉपिक यहाँ गलत डला हुआ, ये तो इस सब्जेक्ट का पार्ट है, ये इस सब्जेक्ट का पार्ट है, ये यहाँ गलत जगह डला हुआ, मुझे समझ में नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अमेंडमेंट है वो वाइल्ड लाइफ में करना होता है और मैंने टाइप कर दिया होता है फॉरेस्ट एक्ट में। तो यहाँ सिलेबस में टाइपिंग एरर होना एक कॉमन सी बात है और ये ऑलमोस्ट सभी पीएससी में पाया जाता है। अपने यहाँ भी है, यूनिट शायद 3rd या 4th है जिसमें फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, फॉरेस्ट एक्ट वाला जो पार्ट है उसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में 2000 शायद 6-9 में कुछ 2-3 या 6 में ऐसे कुछ 2 अमेंडमेंट दे रखे हैं, जबकि वो अमेंडमेंट हुए ही नहीं हैं उस एक्ट में। तो वो जस्ट एक टाइपिंग एरर है। तो सिलेबस में इस टाइप के टाइपिंग एरर होते हैं, तो उन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ है, ढूंढते रहो, ठीक है, क्योंकि ये 2 इशू ऐसे थे जो लास्ट टाइम से चल रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, अपने एक बार सिलेबस को रिव्यू कर लेते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। जो फर्स्ट यूनिट है अपनी, इसे आप पढ़ते रहना, इसमें कोई ख़ास मुझे इंटरेस्ट आता नहीं है। इसका जो सिलेबस है वो तो इस टाइप से है, कुछ तो पार्ट है उसमें जनरल फॉरेस्ट्री का, ये कहीं लिखा नहीं होता है जनरल फॉरेस्ट्री क्या है। जनरल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि पूरी फॉरेस्ट्री का एक निचोड़, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं फिट नहीं बैठती हैं, तो उन्हें हम लोग उठा के जनरल फॉरेस्ट्री में कर लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट्री का जो हिस्ट्री है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, किसके बाद कौन आया, कब रिक्रूटमेंट हुई, किसने क्या किया, वो किसी भी सिलेबस में कहीं फिट नहीं बैठती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, वो किसी भी सब्जेक्ट में फिट नहीं बैठती। तो ऐसी सारी चिल्लर, नेशनल पार्क तो चलो वाइल्ड लाइफ में फिट हो जाएंगे, लेकिन नेशनल जो डेज़ होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ हैं, ईयर हैं, यूएन का कुछ वो थीम वगैरह चल रही है, कौन कौन से समिट हुए, ये कई बार कहीं फिट नहीं बैठते हैं, तो उन्हें हम लोग सबका जनरल फॉरेस्ट्री में डाल लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर कुछ पार्ट दिया है जनरल फॉरेस्ट्री का, और जनरल फॉरेस्ट्री मैंने लास्ट टाइम भी कह के कि मर गया था कि भाई जनरल फॉरेस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इस बार इससे 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दूसरा है सिल्वीकल्चर। तीर तो मैंने यहाँ भी मारा था, बोला था कि भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्हें पूछे नहीं। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी मान लो, 2 या 3, एक जियोग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो भी यहाँ कंसीडर करके चल रहा है हम लोग, क्योंकि जब इस बार पढ़ेंगे तो उसे भी यहीं ऐड कर लेंगे। तो सिल्वीकल्चर है वो अपने सिलेबस में है, जनरल फॉरेस्ट्री सिलेबस में है, और ट्री स्पीसीज़ इन्होंने कुछ चुनिंदा ट्री पेड़ों को दे रखा है, उन्हें पढ़ना होता है। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे। इस बार इन्होंने सिंपल पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी ये बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे। ऐसा पहले भी बहुत सारे इसमें एग्ज़ाम में ये कर चुके हैं, हिस्ट्री में अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ एक डिटेल लेके चलेंगे जिससे ये कंफर्म हो जाए, ये अपन इंश्योर कर सकें कि हाँ भाई दूसरे का हो ना हो, हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। तो ये जो इंश्योरिटी है वो तब आएगी जब आप एक लेवल से ज़्यादा डीप जाएंगे, क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाए लेकिन आपको कोई लॉस नहीं पहुंचाए। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वीकल्चर सिस्टम है, उससे एक क्वेश्चन आया था, या एक और है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का है, लेकिन सिल्वीकल्चर में भी कंसीडर कर सकते हैं आप। ये मोड ऑफ रीजनरेशन वाला इनने आंसर दे रखा है, अगर उसे यहाँ पर आप मान लीजिए तो यहाँ सिल्वीकल्चर सिस्टम से 2 क्वेश्चन। अब ये तो सिलेबस में ही नहीं था अपने, लेकिन अपन लोगों ने पढ़ाया था तो कई बच्चों ने उससे पढ़ लिया था, तो वो इसे लगा के आए। उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर ने पढ़ा हो उसे, तो वो इसे लगा के आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे छोड़ देंगे हम लोग। जो भी है आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको उसे पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग सिल्वीकल्चर, मैंग्रोव्स और कोल्ड डेजर्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, सिल्वीकल्चर सिस्टम पढ़ेंगे और ट्री स्पीसीज पढ़ेंगे, और ठीक ठाक पढ़ेंगे इन्हें।
और आप भी ये ध्यान रखें जितना पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट उतना कवर होना ही चाहिए। ये COT देगा सिलेक्शन के लिए। क्वेश्चन किसी सेक्शन से इस बार कम आए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी कम आएंगे। दूसरी जो यूनिट है उसमें है अपना फॉरेस्ट मेंसुरेशन, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन और मेडिसिनल प्लांट। इसे वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूटिलाइजेशन को आप फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के अंडर भी पढ़ सकते हैं। इस बार हम लोग इन दोनों को अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। वुड साइंस एंड टेक से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार और ज़्यादातर अपने बाहर ही गए हैं, अपनी जो पढ़ाई की लिमिट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वुड साइंस में PhD करने बैठ जाएंगे। हम लोग उसी लेवल तक पढ़ेंगे जितना हमें एक एब्जॉर्प्शन लिमिट है। मीन्स मुझे कुछ नहीं जाता, मैं तो आपको 2 साल यही पढ़ाता रहूँगा, लेकिन आपकी एक लिमिट है। अगर आप फॉरेस्ट्री को 600-700 पेज से ऊपर बढ़ा देंगे, 550-600 पेज से ऊपर बढ़ा देंगे तो फॉरेस्ट इतना टाइम कंज्यूम कर जाएगा कि अदर जो ऑप्शनल हैं, जो आपके अदर पार्ट है, उनको प्रॉपर रिवीजन प्रैक्टिस टाइम नहीं मिलेगा। सो पता पड़ा कि फॉरेस्ट्री में तो क्वेश्चन आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन उनमें लुढ़क जाओगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि इन्हें एक लिमिट में पढ़ना है। ये है अपनी यूनिट 2। यूनिट 3 इसमें है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, वाटर साइड मैनेजमेंट और JFM। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। हाँ, ये जो फॉरेस्ट लेजिस्लेशन है इसी की मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट लिख रखा है इन्होंने। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1927 में आया था। इसमें 2002 और 2006 का अमेंडमेंट दे रखा है। ये टाइपिंग एरर है, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, ये कभी हुआ ही नहीं है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। यहाँ पर इकोलॉजी को हम लोग बहुत कम रिव्यू सा कर देंगे 15-20 मिनट का, क्योंकि आपको जो इकोलॉजी पढ़ाया जाएगा वो ज़्यादा डिटेल में होगा, तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में केवल एक ही पार्ट है यहाँ पर, वो है सेंसस का। आप बोल सकते हैं नेशनल पार्क वगैरह का एक पार्ट भी है, या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन्हें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और सेंसस, ये तो कॉमन सी लिस्ट है। इसमें केवल सेंसस दिया है, अदर चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। हालांकि उससे भी इस बार ज़्यादा क्वेश्चन कोई आया नहीं है, लेकिन हम लोग सेंसस के साथ थोड़ा बहुत, जैसे टेलीमेट्री वगैरह है, टाइगर ट्रैकर है, जो करंट में चल रही होती है न्यूज़। और उम्मीद है कि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले इस साल जो टाइगर सेंसस हुई है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो वो डाटा आ जाता है तो फिर हमें उसे उसके साथ यहाँ अपडेट कर लेना है नोट्स को। नोट्स आपके साथ पहले आ जाएंगे, ये रिपोर्ट बाद में आएगी। कुछ और सब्जेक्ट हैं, इन्हें डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग बट सुपरफिशियल देख लेंगे। मेनली इम्पोर्टेंट है इनमें आने वाली टर्मिनोलॉजी। जैसे ट्रैवल इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया था, ये ट्रैवलॉजी के साथ इसे भी डिस्कस कर लिया जाएगा। फॉरेस्ट इंजीनियरिंग जो है, इसमें जो वेरियस टाइप ऑफ चेन्स होती हैं, हम लोग यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन नहीं करने वाले हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अपने लिए काम का नहीं है, लेकिन यहाँ कम से कम जो चैन है, डिफरेंट टाइप की जो चैन्स हैं, उनके बारे में हम लोग एक देख लेंगे। कुछ और इशू हैं जैसे कि प्लान टेबल सर्वे है, चैन सर्वे है, कंपास सर्वे। ये होते क्या है, जस्ट एक 15-15 मिनट की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, काम हो जाएगा। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल थोड़ा ठीक पढ़ेंगे। यहाँ पर पर्पज़ ये है कि जब आप बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी में भी आपको सॉइल का पार्ट आ जाता है। होलार्ड, चीसार्ड, इकार्ड, उसमें वाटर जो है कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, जो वाटर आप वहाँ पर पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड पार्ट है, इसलिए इसे थोड़ा पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट है ये ट्री ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट। इसमें कुछ प्रोजेनी टेस्टिंग है जो है, प्रोजेनी ट्रायल, प्रोवेनेंस टेस्ट, प्लस ट्री, इलाइट ट्री, कैंडिडेट ट्री, ये जो टर्मिनोलॉजी है ऑर्टिड रेमिट वाली, उसे थोड़ा डिस्कस किया जाता है। और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है तो इसे सबसे बाद में नवंबर के आसपास इसे
देख लेंगे। जो भी करंट अफेयर होगी 1 साल की, जो भी कुछ एडवांसमेंट हो रही होगी उसको लास्ट में देख लिया जाएगा। तो ये रहा अपना पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बार की क्लास में। तो आज का जो श्री गणेश है, नारियल तो आप ही लोग फोड़ लेना, लैपटॉप पे नहीं फोड़ना है। पहला पढ़ेंगे जनरल फॉरेस्ट्री। जनरल फॉरेस्ट्री में बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फिर जो सेंट्रल लेवल पे जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि सबसे टॉप पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। उसकी जो सब्सिडियरी बॉडीज़ हैं जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एनजीटी। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है फॉरेस्ट्री का, सेंट्रल जो एजुकेशन सिस्टम है फॉरेस्ट्री का, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और ये क्या है, फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। इसे हम लोग आगे भी डिटेल करेंगे, क्योंकि यहाँ जनरल फॉरेस्ट्री में एक बेसिक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देखनी होती है, जिससे जिन्हें अगर अंदर डिटेल में नहीं भी पढ़ पाया, थोड़ा एक बेसिक आइडिया लग जाता है इसके बारे में, और ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है इसका। तो एक तो ये सेंट्रल का रहा। सेम काम हमें स्टेट स्पेसिफिक एक जो सेक्शन आएगा उसमें स्टेट का देखना है कि स्टेट में फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट का जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए बॉडी है। तो ये जो डिफरेंट विंग्स हैं उसकी, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके भी अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ विंग है, सोशल फॉरेस्ट्री विंग है, आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, वर्किंग प्लान की एक अलग विंग है। तो इस टाइप से जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, उसके जो बॉडी डिवीज़न वगैरह है उनको देखते हैं। फिर कुछ चिल्लर सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ के दुनिया भर के प्रोजेक्ट होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल डेज़ हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, फेमस पर्सनैलिटीज़ में जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद भट्ट है, गौरा देवी है, और अपने यहाँ राजस्थान से खेजड़ी वाला जो गांव वाला केस है उनका केस है, उनका तो क्वेश्चन ही इस बार आ चुका है। तो इस टाइप की फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-12 हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो है इन्हीं से क्वेश्चन निकलते रहते हैं, उन्हीं को पढ़ लो, अपना काम आ जाते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस में फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेज, कुछ फेमस बुक, कुछ सुपरलेटिव, फॉरेस्ट में सबसे बड़ा पेड़, सबसे छोटा पेड़, सबसे मोटा पेड़, सबसे तगड़ा पेड़, सबसे हट्टा कट्टा पेड़, बस ये चीज़ें रहेंगी। तो एक नॉर्मल सा रहेगा फ्रेमवर्क। तो इसका श्री गणेश हम लोग सबसे पहले करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जनरल फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री की शुरुआत अगर हमें करनी हो, हिस्ट्री समझनी हो, तो हम लोग कैसे हिस्ट्री को पढ़ते हैं। एक हमने कर लिया एंशिएंट इंडिया, दूसरा मिडिवल, और तीसरा मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स जहाँ से ब्रिटिश आते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आएगा अपना एंशिएंट इंडिया, और एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले आती हैं अपनी पुराण, जिसमें विष्णु पुराण है, और भी हैं भाई, उनमें बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो इतना डिटेल है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि पता पड़ा कि 2-4 घंटे हम लोग इसी में खा जाएंगे, तो उसमें नहीं जाएंगे। अपनी शुरुआत करेंगे विष्णु पुराण से। टोटल शायद 8 पुराण हैं, बुक्स में यही लिखा है कि टोटल 8 है, उनमें से वन ऑफ देम 1 ये है। विष्णु पुराण में 13 टाइप के जंगलों के बारे में बात की गई है। कितने टाइप के जंगल हैं? 13, मार लो स्टार। अब यहाँ पर तो पूरे सारे जहाँ के जंगल हैं हमें सभी याद नहीं रखने, बस इतना याद रख लो 13 वो याद रहेगा, 13 मेरा सबका कोई है। अब उनको याद रखना है एमपी के। ये है ग्वालियर वाला रीजन, ग्वालियर वाले रीजन के हैं वामन वन। ये जो भोपाल के आसपास का जो रीजन है यहाँ पर है दशरणाक वन। ये जो क्या टीकमगढ़ छतरपुर के आसपास का जो रीजन है यहाँ पर है महाकंटक वन, ये ज़्यादा कटीले वाले लोग हैं। और ये बघेलखंड छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है करूस वन। तो एमपी में ये 13 में से 4 हैं, वामन वन, करूस वन, दशरणाक वन और ये महाकंटक
वन। विष्णु पुराण में टोटल कितने टाइप के वन हैं? 13। और फिर ये जो 13 हैं उनको फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया है इन्होंने 2 से। कहने का मतलब है कि जैसे पहला वन है ये, जैसे एक है दंडकारण्य वन, फिर दंडकारण्य वन को ये 2 टाइप में सब डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे कंजर दंडकारण्य वन और दूसरा कंटक दंडकारण्य वन। तो ऐसे हर एक की 2 सब कैटेगरी इनने डिवाइड की है। वो 2 सब कैटेगरी क्या है? एक है कंजर, दूसरा कंटक। बोलते ना अरे कंजरा कहाँ जा रहा है, तो वैसे ही है कंजर। कंजर मतलब एलिफेंट फॉरेस्ट। तो ये मतलब मत निकाल लेना कि आप सामने वाले ने बोल दिया तुमसे कि वो कंजरा कहाँ जा रहा है, तो मतलब खुश हो जाओ पे एलिफेंट बोल रहा है मुझे, तो वो सेंस मत निकालना यहाँ। अभी तक जो कंजर का सेंस निकालते थे वही निकालना, यहाँ एलिफेंट मत समझना अपने आप। दूसरा कंटक मतलब थॉर्नी, यानी कि कहने का मतलब है कि हर जगह के ने ऐसे 13 फॉरेस्ट की हैं और फॉरेस्ट को 2 ग्रुप में बांटा है। एक वो जो कटीले हैं और दूसरे जो कटीले नहीं हैं। कटीले नहीं है इसलिए एलिफेंट वगैरह वहाँ आसानी से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन विष्णु पुराण फॉरेस्ट वर वेयर क्लासिफाइड एज। विष्णु पुराण में जंगलों को किस प्रकार से बांटा गया है? अब यहाँ पर क्वेश्चन पे सीधी सी है, कुंजर और कंटक वन। ठीक है, बकाया कि वन संथाली वन वाटिका, ये इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। विष्णु पुराण के बाद फिर आता है अपना 6 महाजनपद, तो 16 महाजनपद का टाइम। उन्हीं 16 महाजनपदों में फिर आती है मतलब भगवान बुद्ध का जो पीरियड रहता है उसी में मगध रहता है। धीरे धीरे मगध जो है वो पूरे को नॉर्थ इंडिया पे एम्पायर कर लेता है, मतलब बड़ा एम्पायर हो जाता है। आपने ये पढ़ा होगा बका की बहुत सारी चीज़ें। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तो उस टाइम पे जो धनानंद है चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं और उनके साथ कौटिल्य। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से धनानंद को वहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे अपन, बस इतना आइडिया रहेगा तो इंटरेस्ट बना रहता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूलर है जो फॉरेस्ट्री के ऊपर प्रॉपर वे में बात करता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो विष्णु पुराण है यानी कि पौराणिक जो काल है उसके बाद के जो 600-700 साल की पीरियड है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं। बुद्ध के बारे में भी बहुत सारे वो वनों के बारे में बात कर देते हैं, लेकिन कोई सॉलिड कंस्ट्रक्टिव नहीं मिल रही है जिस पर अपन कोई क्वेश्चन पूछ सके। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। इनके जो कौटिल्य या अर्थशास्त्र जो इन्होंने लिखी थी कौटिल्य ने, तो ये अपनी अर्थशास्त्र में बताते हैं कि ये जो राजा है उसके पास जो भी जंगल होता है राजा को उस जंगल को 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक राजा जो खुद के लिए हो, मतलब एक हिस्सा है जिसे राजा खुद के कंजप्शन के लिए, खुद के उपभोग के लिए यूज कर सके। दूसरा राज्य के लिए, तीसरा ब्रह्मदेव के रूप में, और चौथा आम जनता के लिए। तो ऐसे अपने राज्य को 4 पार्ट में बांट देना चाहिए, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में बोला गया है। ये 4 में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कई बार बोला कि ये राजा अपने लिए और ये राज्य के लिए, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता लोगों को। तो आप इसे ऐसे समझ लो कि जैसे हॉर्नबिल क्लासेस है उसके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है, एक हिस्सा वो है जो मेरा पर्सनल है, जिसे मैं अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहे उसे पैसे उड़ाऊँ, साइकिल ख़रीदूँ, पेन ख़रीदूँ, जो करना चाहूँ वो मैं करूँ। लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो इस क्लासेस का है, मेरा नहीं है। वो इस क्लासेस जो फ्रेमवर्क है उसका है और वो उसी के लिए यूज किया जाएगा। उसको मैं यूज पर्सनल यूज़ में नहीं कर सकता। तो इस टाइप से आप 2 हिस्सों में मान लो। तीसरा जो ब्रह्मदेव है, क्योंकि धार्मिकता थी, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या हिंदुइज्म हो, तो इनके लिए भी एक रिजर्व एरिया वगैरह है उस टाइप की रहती थी। तो दान के लिए ब्रह्मदेव का हिस्सा है
और फिर ये वाला हिस्सा है ये आम पब्लिक के लिए है, जहाँ पब्लिक उसमें से लकड़ी कलेक्ट वगैरह कर सकती थी। दूसरा, इसी में एक वर्णन होता है कुप्य अध्यक्ष का। इसमें ये बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट के आपके पास जो भी एरिया है, इस पूरे फॉरेस्ट को जो हेड करेगा वो एक कुप्य अध्यक्ष हो गया। क्या हो गया? कुप्या। ये पर्सन है जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा और उसके नीचे होंगे वनपाल, फॉरेस्ट गार्ड, और ये इन वनपालों की मदद से इस पूरे फॉरेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेगा। उसमें ये बोला गया कि भाई देखो, पूरी प्रॉपर्टी है राजा की है तो ऑब्वियसली राजा ही मेंटेन करेगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि कोषाध्यक्ष है वो देखेगा राजा कहीं भी रहे। राजा महीने भर में नहीं आ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेस्ट मैनेज नहीं हो पा रहा है, यानी कि राजा के बाद कोई ऐसा पर्सन है जो राजा की एब्सेंट में भी फॉरेस्ट की देखभाल करेगा, वन्य जीवों की देखभाल करेगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसा कौटिल्य ने भाई बोल करके ये चले गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन एंशिएंट इंडिया द ओनली किंग हु टुक एन एफर्ट टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम वाज, कि प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ है जिसने, अगर वो राजा नहीं है या वो निपट गया, ख़त्म हो गया, इसके बाद भी, उसके जाने के बाद भी कोई ऐसा पर्सन हो जो उसके जंगलों को देखभाली करे, रखवाली करे, उसके बारे में वर्णन करे। ऐसा वर्णन कहीं किया गया है तो ऐसा कौन सा राजा है? तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि ये भाई चंद्रगुप्त मौर्य है। अगर यहाँ अशोका के बारे में लिखा जाए तो नहीं है, अशोका का मुद्दा नहीं है, यहाँ केवल चंद्रगुप्त मौर्य है, जहाँ से ये फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। अशोका ने तो बस केवल उसे फॉलो किया है। ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद फिर एंशिएंट इंडिया में और भी जैसे रूलर आते हैं, इनके बाद उनका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस रोल है नहीं। फिर शुरुआत होती है, एंशिएंट इंडिया जब ख़त्म होने वाला होता है तो उस टाइम पे अपने यहाँ जो उज्जैनी है इसका एम्पायर खड़ा हो जाता है, उज्जैनी का अपना, उज्जैन वाला, अवंती। तो यहाँ पर आते हैं अपने गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में इन्होंने क्या किया, आप लोग को वो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड, आपको ये शायद पता होगा। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है 8 वाली जो अष्टप्रधान वाले थे, 8 थे 9 थे, तो उसी टाइम पे कालिदास थे। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअल में, इनका केवल इतना ही अपने लिए पढ़ने का सेंस है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ोगे कि इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, समुद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने जो एमपी का सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है उसमें ब्रह्मदेव के नाम पर ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी ज़मीनें दी। ये जो एरिया ब्रह्मदेव के रूप में दान कर रहे थे वो कोई कल्टिवेटेड एरिया नहीं था, फॉरेस्ट का एरिया था। तो जब वहाँ पर ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो एरिया धीरे धीरे कल्टीवेशन में आया। तो इस टाइप से आप ये समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन है मेनली अपने एमपी में, वो गुप्ताओं के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये फॉरेस्ट से, डिफॉरेस्टेशन से थोड़ा बहुत लिंकेज है, तो आप वहाँ समझ सकते हो। फिर आ जाता है अपना मिडल इंडिया। मिडल में कुछ हुआ नहीं है, बस इतना है कि इस्लामिक रूलर जैसी आए तो फिर जो आम रूलर थे जो हार गए वो जंगलों में चले गए। तो ये रहे, इन्होंने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए इस रिस्पेक्ट में। अकबर के टाइम का कहा जाता है कि जो राजस्थान में जो अभी अपना डेजर्ट है थार, अकबर के टाइम पे अबाउट जो राजस्थान है उसमें थार वाले डेजर्ट एरिया में भी पेड़ हुआ करते थे, कम थे, डेंसिटी बहुत कम थी, लेकिन पेड़ वगैरह हुआ करते थे। इंडिया का टोटल परसेंटेज में लगभग 85-90 के आसपास, 85% के आसपास एरिया ऐसा था जिस पर फॉरेस्ट हुआ करते थे। मतलब 15% एरिया ही है जो कल्टीवेबल था, जिस पर खेती बाड़ी होती थी, और मेजॉरिटी एरिया पे फॉरेस्ट हुआ करता था। यानी कि डिफॉरेस्टेशन जो सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुआ वो ब्रिटिश के आने के बाद हुआ। अब स्टार्ट करेंगे, मिडल में कुछ है नहीं, तो शुरुआत आएगी अपनी मॉडर्न इंडिया की। और मॉडर्न में
आपको हिस्ट्री का थोड़ा बेसिक आइडिया है कि ब्रिटेन जो है उनकी 3 कॉलोनी हो गई। एक अपनी बंगाल वाला है, मद्रास प्रेसिडेंसी है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। बॉम्बे वाले थोड़े साथ रहे। यहाँ बंगाल वाले रीजन में फॉरेस्ट का कोई खास मुद्दा था नहीं, क्योंकि इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थोड़े चलते रहे, तो ये इनका ऊपर वाला छोड़ ही देंगे। सबसे बाद शुरुआत करेंगे चेन्नई की। तो मॉडर्न रिस्पेक्ट में जो मद्रास प्रेसिडेंस है, यहाँ पर देखो एक इशू और है। ये जो 1806 या 18 का जो पीरियड है, ये पीरियड वो था जहाँ कॉलोनियल पावर तो हो गई थी, लेकिन यूरोप में अदर पावर भी राइवलरी जो है, फ्रेंच थे, जर्मन थे, स्पेन पुर्तगाल है, तो इनकी राइवलरी बढ़ रही है। तो यहाँ पर वही सत्ता में टिक सकता है जिसके पास नेवल पावर हो, क्योंकि ज़मीन पे आप कब्जा कर भी लो, लेकिन फाइनली आप करना क्या चाहते हो? आप चाहते हो ट्रेड। जो जितना व्यापार करेगा वो उतना अमीर, और व्यापार समुद्र से ही करोगे। आओगे तो भाई वहीं कभी न कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे ही आएगा। तो यहाँ पर वही सुप्रीम रहेगा, वही जीत पाएगा जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नेवी हो। अब नेवी के लिए ज़रूरी है ओक। ओक एक यूरोप में एक पेड़ है, ओक का वो ग्रो होता था। तो इन्होंने क्या किया है कि शिप बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए उन ओक के पेड़ों को दे दनादन काटा। अब ब्रिटेन के साथ दिक्कत थी कि वैसे ही छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, ओक के जंगल काट करके उन्होंने जहाज़ बना लिए। जो ज़मीन निकली उस पर खाना उगाने के लिए खेतीबाड़ी शुरू कर दी। अब अगर खेतीबाड़ी ख़त्म करके वो जंगल उगाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? और अगर खाना उगाएंगे तो फिर जहाज़ बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। तो वो क्या करें? तो वो ढूंढने लगे अपने कॉलोनीज को। जबकि जो जर्मन थे उन्होंने अपने पेड़ लगाना शुरू कर दिए। इसलिए फॉरेस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग जितनी भी फॉरेस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसका 70-80% जो डेवलपमेंट है आज के सेंस में, मॉडर्न सेंस में, ये अगर आप 50 साल पहले चले जाएं तो उसका जो 90-95% जो डेवलपमेंट है फॉरेस्ट्री का, वो पूरा जर्मन ने किया। यूरोपियन बस केवल हिपोक्रेसी है। ब्रिटेन फ्रांस की बकाया का उनका कोई डेवलपमेंट में खास रोल है नहीं किसी भी फील्ड में। तो ये स्टार्टिंग में पूरी जर्मन का था। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि ब्रिटेन के पास नहीं है टिम्बर जिससे शिप बनाए जाएं। तो क्या किया जाए? उन्होंने टीक की को खोज लिया। खोजने का मतलब ऐसा नहीं है कि टीक कहीं गुम हो गया था और इन्हें पकड़ के ले आया, भाई आजा, कहाँ जा रहा है। बहुत सारे पेड़ थे, इनको इन्होंने ये देखा कि कौन सा ट्री है जिसमें टेनिन वगैरह का परसेंटेज थोड़ा कम हो। इशू ये है कि जो लकड़ी है उसमें नट लगाए जाते थे, तभी तो शिप बनेगा। अब इससे ये पानी में, समुद्र के पानी में उतार देंगे तो उसमें साल्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या होता था कि जो मेटल है, जिसकी कीलें थी, जिसके जहाज़ बनाए जाते थे, वो कीलें रॉट हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। उससे ये जहाज़ टूट जाते थे, कमज़ोर पड़ जाते थे। तो ये ऐसी लकड़ी चाहते थे जिसमें ये समुद्र के पानी का इम्पैक्ट ना पड़ पाए। मतलब वो जो मेटल है जिसके थ्रू ये फट्टे, लकड़ी के फट्टों को जोड़ के जहाज़ बना रहे हैं, वो लकड़ियाँ साबुत बची रहें। उसके लिए इन्हें टीक की लकड़ी बिल्कुल मस्त सूटेबल मिल गई। अब इनने क्या किया कि टीक के लिए एक तो इनके पास एरिया बचता है म्यांमार, बर्मा, उसे उस टाइम पे रंगून बोलते थे। आपने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून। तो वो रंगून वाला रीजन है। बाद में इसका नाम म्यांमार, बर्मा रखा गया, बाद में फिर अब म्यांमार हो गया। तो जो रंगून वाला रीजन है उस पर इन्हें कब्जा वाला काम शुरू किया। फिर आपने पढ़ा होगा वर्मा वार, इंडो वर्मा वार 1, इंडो वर्मा वार 2, इस टाइप से पढ़ा होगा। वो पूरे वार यहाँ टिक के लिए हुए। सेम काम हुआ साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जो अपना हिस्सा है, जो मद्रास प्रेसिडेंस है, मैं इस टाइप से ले लेता हूँ।
मद्रास के पास ये पूरा एरिया इधर का आ गया था। ये जो अपना नीलगिरी वाला रेंज है, इसमें केरला से जो जुड़ा हुआ एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा टीक हुआ करता था। इन्होंने अब वहाँ पर टीक है तो यहाँ दो बातें याद रखनी है। एक याद रखना है कि यूकेलिप्टस कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ से टिम्बर कैसे निकालेंगे, उसके लिए यूकेलिप्टस यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इस रीजन के साथ इशू है कि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का टीक है। अब अगर वो टीक को रेगुलेट नहीं करते हैं तो यहाँ के लोकल पीपल जो हैं वो भी इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किंग जो हैं वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राजा हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस पे ब्रिटेन की एक लेवल से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये जहाज़ किससे बनाएंगे, ब्रिटेन से तो मिल नहीं रहा होगा, तो यहाँ टीक से ही मिलेगा। तो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंस सबसे पहले क्या करता है, कैप्टन वाटसन को कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का रक्षक बोल लो, कंजर्वेटर संरक्षक नियुक्त कर देती है। हिंदी टर्म पे याद मत रखना या कंजर्वेटर याद रखना। जिनकी क्लिष्ट हिंदी है उनसे भी मैं यही बोलूँगा, कुछ इंग्लिश के टर्म पढ़ लो, सीख लो, क्योंकि वो कई बार जैसे ये प्रोडक्शन है ना, उसको ऐसे लिख देते हैं प्रोडक्शन, कर लो भाई अब हिंदी। और कई बार तो वो प्रोडक्शन के ऐसे ऐसे टर्म खोज के ले आते हैं कि हिंदी वाला सिर खुजा ले कि भाई ये लिखा क्या है। तो आप थोड़ा बहुत बेसिक टर्म है उसे सीखो। कैप्टन वाटसन है, इन्हें कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट कर देती है। कौन सी, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे और कहीं कुछ था नहीं तो हम लोग बोल देते हैं कि फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है, वाटसन। कब किया गया, 1806 में। अब ये करते क्या है, कंजर्वेटर के नाम पे करेंगे क्या, यहाँ से बोला जाता है कि एक कंजर्वेटरशिप शुरू कर दी गई। वाटसन भाई साहब को पावर दी गई तो ये वहाँ पर इन्हें अपना गेम शुरू कर दिया, मास्टर प्लान। इन्होंने उस पूरे इंटायर एरिया पे एक टाइप से मोनोपोली इंस्टॉल कर दी, यानी कि इन्होंने कुछ इस टाइप के रूल रेगुलेशन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिसके थ्रू कोई अगर पेड़ काट रहा है तो पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पेड़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो परमिशन लेना पड़ेगा, बेच रहा है तो परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई बिना परमिशन के टिम्बर की ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे हम उठा के जेल में डाल देंगे। तो इस टाइप से इन्होंने एक परमिशन जो है, लाइसेंस राज जैसा सिस्टम यहाँ शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक टाइप से इन्होंने साउथ इंडिया में, इस वाले रीजन में कॉलोनी की या कॉलोनियल पावर्स या कंपनी रूल की एक मोनोपोली का स्टेबलाइज कर दी टिम्बर रूल पे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फिर लोगों की तरफ से विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा। उस टाइम पे आपने मुनरो का नाम सुना होगा। मुनरो यहाँ पर रिकमेंड करते हैं, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल रहता है बंगाल में, कि भाई ये थोड़ा टेंशन बढ़ा देगी। पता पड़ा कि फॉरेस्ट में आपको शिप बिल्डिंग को तो मिल रहा है, लेकिन पता पड़ा कि इतना रिवॉल्ट हो जाए कि यहाँ आम आदमी ही हमारे अगेंस्ट हो जाए। तो बाद में इसकी जो कंजर्वेटरशिप है, मुनरो की रिकमेंडेशन पे इसे ख़त्म कर दिया जाता है। वो 1823 में ये ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि भाई से बोल दिया जाता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई, वापस बिठा दिया जाता है। तो अब से इससे मुद्दा यही है कि वाटसन कौन है, कैप्टन वाटसन फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोला गया। ये आपसे बोल सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेटर कौन है, तो वो है अपना कैप्टन वाटसन। कब बनाया गया, 1806 में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ी चीज़ें और याद हो रहेंगी आपको। द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है। एग्ज़ाम के नाम आप देख ही रहे हो, BHU वाले हैं, नागालैंड वाले हैं, और भी है। कई बार होता क्या है कि हम लोग वही नाम यूज़ कर पाते हैं जो पेपर हम लोगों के पास फिजिकल में है। सभी पेपर कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेकेंड थिंग, हम लोगों का जो पीरियड था जब हम लोग एकेडमिक्स में थे, क्वेश्चन देते थे, पेपर देते थे, उस टाइम के जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि ये थोड़ी पता होता था कि 20 साल बाद, 15 साल बाद या 10 साल बाद हम जाके पढ़ाएंगे।
तो पेपर दिए फेंक फाक दिए, तो इस टाइप से मिलते नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एमपी का 2011 वाला पेपर जो है फॉरेस्ट्री का, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद मेरा ही वाला पेपर जो है वो पूरे सभी के पास है, किसी के पास वो अपना पेपर नहीं होगा, क्योंकि वो भाई बचा रह गया, कहीं दबा रह गया, नहीं तो कौन रखता उसे। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा अपना, फर्स्ट कंजर्वेटर कैप्टन वाटसन। नेक्स्ट, वाटसन के बाद वाटसन की नौकरी चली गई। फिर यहाँ पर बीच बीच में मद्रास वाला जो रीजन है, देखो जंगल को आप काट रहे थे, वहाँ पर उसी को रोकने के लिए इनने कैप्टन वाटसन को अपॉइंट किया था। उसकी नौकरी चली जाती है। अब उस रीजन में दो इशू और आते हैं। पहला आता है कि उस रीजन से आपको टिम्बर को एक्सप्लॉइट करना है, लेकिन वो रीजन है जिसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर मड फ्लैट है, मतलब दलदल बना हुआ है। बहुत ज़्यादा पानी हो तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि पानी में कोई नाव चला के हम टिम्बर को ले आ सकते हैं, जंगल से काट के बाहर ले आ सकते हैं। सूखी ज़मीन हो तो बैलगाड़ी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन वो है दलदली एरिया, ना तो वहाँ बैलगाड़ी चल सकती है ना वैसा काम हो सकता है। तो वहाँ के पानी को सुखाने के लिए हम लोग बाद में यूकेलिप्टस की प्लांटेशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 1842 का टाइम आता है। उस टाइम पे जो मालाबार रीजन है उसके कलेक्टर हुआ करते थे कॉनोली। ये थे कलेक्टर ऑफ मालाबार रीजन के। उस टाइम पे कोई केस चलता है तो जो मद्रास हाई कोर्ट है, मतलब उसकी कुछ जजी कोई वो मुद्दा था, तो वो इन्हें इस टाइप का इनिशिएट बोल दिया जाता है कि आपको इस एरिया में काम करना चाहिए। तो कॉनोली जो है वो उसी रीजन में जो अपना एरिया था नीलगिरी फुट हिल केरला की तरफ का, उसमें एक रिवर है, नाम अगली स्लाइड में आ जाएगा। उस रिवर के पास में जो एरिया फ्लैट एरिया था, वहाँ पर ये एक पर्सन है चेथू मेनन, ये अपने मेनन साहब हैं। इनकी मदद से उस एरिया में टीक की प्लांटेशन करते हैं। टीक की क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इनके लिए मतलब का था, इसलिए टीक को बोल देते हैं किंग ऑफ फॉरेस्ट या किंग ऑफ टिम्बर, सॉरी नॉट फॉरेस्ट, किंग ऑफ टिम्बर। तो कॉनोली जो है इनकी मदद से उस एरिया में प्लांटेशन कर देते हैं। इसको बोला जाता है नीलाम्बोर टीक प्लांटेशन। ये नीलाम्बोर एक गांव हुआ करता था उस प्लांटेशन के बगल में, तो उसी के नाम पे इसका एरिया का फेमस हो गया नीलाम्बोर टीक प्लांटेशन। कब की गई, 1842 में। तो इन्होंने जो प्लांटेशन स्टार्टिंग तो की इन्होंने 1842 में। अब ये एक बार शुरू कर दी तो एक दिन का तो काम है नहीं, ये चलता रहता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो इस टाइप से न आगे की जो है एरिया कब का है, 46 का, 3-4 साल बाद इन्होंने एक और एरिया में किया था। उस जिस एरिया में इन्होंने 46 में प्लांटेशन किया था उसको आज हम लोग जानते हैं कॉनोली प्लॉट के नाम से। 46 वाले को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने जो प्लांटेशन किया था, तो आपसे क्वेश्चन क्या आते हैं कि ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में भी यही है, या ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ एशिया या ओल्डेस्ट टीक प्लांटेशन ऑफ इंडिया, तो हम लोग नीलाम्बुर ही लगाएंगे। और ये कहाँ है, केरल में। रिसेंटली इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। एक क्वेश्चन आता है कि ये कॉनोली प्लॉट कहाँ है, तो आपको याद रहेगा कि ये भी उन्हीं को भाई सम्मान देने के लिए एक प्लॉट था जिसे दे दिया, उन्हीं के नाम पे कर दिया। तो ये कहाँ है, नीलाम्बुर में। ये कॉनोली प्लॉट का वही है कि भाई ये कॉनोली प्लॉट है, 1846 में बनाया गया है। और ये जो कलियार रिवर है उसके किनारे है। अपन को उतने से कोई ख़ास मतलब है नहीं। आपको अगर ये याद भी ना रहा कि 1846 में बनाया, वो भी मतलब नहीं है अपने लिए, ना रिवर मतलब की है। केरल वाले हैं वो याद रखें, अपने लिए कोई सेंस नहीं जाता है इसका। बस इतना याद रखो कि कॉनोली प्लॉट है कहाँ। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया
द फर्स्ट टी प्लांटेशन वाज एस्टेब्लिश। समझ में आ गया आपको? नीलांबर केरला। द ओल्डेस्ट टी प्लांटेशन इन इंडिया आर लोकेटेड कहाँ? केरला। ओल्डेस्ट टी प्लांटेशन इन वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला। अब क्वेश्चन देखो, इन्हें बहुत लंबी चौड़ी बातें की है। इंडिया हैज डिस्टिंक्ट ऑफ हैविंग द बेस्ट मैनेज एंड प्रोडक्टिव फॉरेस्ट अमंग द डेवलपिंग नेशन। जो विकासशील देश हैं उनमें भारत के पास बहुत अच्छे, ये इधर उधर की बातें हैं कि बहुत अच्छे फॉरेस्ट हैं। सम ऑफ द प्लांटेशन आर टिम्बर यील्ड स्पीसीज आर द ओल्डेस्ट इन एशिया। नेम ऑफ द करेक्ट स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन द ओल्डेस्ट। मतलब देश के पास, इंडिया के पास बहुत अच्छे टाइप के वन हैं, इधर उधर की बात कर दो। फिर बोला गया कि इनमें से कुछ तो बहुत अच्छी प्लांटेशन हमने की हुई हैं और जो इनमें से जो एशिया की सबसे ओल्डेस्ट प्लांटेशन है। तो आप बता दो कि कौन सी है स्पीसीज है जिसे हमने ये लगाया हुआ है। तो अपनी वो है टीक इन केरला। ठीक, ये अपना क्वेश्चन था। कोनोली जो प्लॉट, ये अपना जो नीलांबर टीक प्लांटेशन हुई थी 1842 में। याद, यहाँ पर आपको जो टैग है 42 वो याद रखना है। 43 में देखो ये कहाँ पर हो रहा था? नीलांबर वाले रीजन में। 43 में मद्रास में आपने वो पढ़ा होगा कि जब ब्रिटिश आते हैं तो उन्होंने वहाँ पर एक फोर्ट बना लिया था। फोर्ट विलियम जो है वो तो शायद वेस्ट बंगाल वाला है। और यहाँ पर जो इन्होंने फोर्ट बनाया था उसका एग्जैक्टली मुझे भी नाम याद नहीं है, लेकिन ये फोर्ट वाला जो रीजन है उसे बोला जाता था वेलिंगटन। ये वेलिंगटन मद्रास वाला है। वेलिंगटन ऐसा ब्रिटेन में भी है, वो वाला वेलिंगटन नहीं है, ये मद्रास वाला जो वेलिंगटन है उसकी बात की जा रही है। तो इन्होंने इस रीजन में यूकलिप्टस की प्लांटेशन की स्टार्ट था। कौन है ये? कैंपबेल। कैंपबेल मतलब नहीं याद रहा है तो ये समझ लेना कि प्लांटेशन की इसने, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री की इसने घंटी बजा दी। यहाँ से घंटी बजा दी कि भाई अब प्लांटेशन फॉरेस्ट्री देश में स्टार्ट हो रही है, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। तो ये है कैंपबेल। इस बेल ने यूकलिप्टस की प्लांटेशन की थी विलिंगटन में, और इसी को हम मार्क करते हैं कि इंडिया में प्लांटेशन फॉरेस्ट्री स्टार्ट हो गई। ऐसा लिखा जाता है कि फॉरेस्ट्री स्टार्ट हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही हो गई। 1842 में जब नीलांबर में हुआ था तो वो क्या था? वो क्या भजन कीर्तन था? वो भी प्लांटेशन फॉरेस्ट्री थी भाई। तो आपसे एग्जाम्पल में, अगर एग्ज़ाम में आपको 1843 मिलता है तो आप ये लगाएंगे, 42 मिलता है तो आप ये लगाएंगे। अगर दोनों मिलते हैं तो फर्स्ट चॉइस आपकी 42 ही रहेगी, क्योंकि नीलांबर में लगा था। वहाँ पर भी हम भजन कीर्तन नहीं कर रहे थे, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री ही कर रहे थे। अब इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड इन 1842। ठीक है, अगर 1842 नहीं मिलेगा तो वो 43 कोई नज़दीक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर 42 मिल गया तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला तो जो मिल जाए उससे काम चल जाएगा। अब स्टोरी बढ़ती है अपनी आगे। आपको पता है स्टार्ट में हमने कैप्टन वाटसन को पढ़ा था। उन्होंने 1806 में कंजर्वेटरशिप स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडिया थे। फिर वहाँ विरोध हुआ, उसका रिजल्ट हुआ कि उनसे बोल दिया गया कि नौकरी चली गई। तो मद्रास वालों की इतनी जल्दी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन बॉम्बे वाले ये खाली बैठे थे, इन्हें उस दर्द का आभास नहीं था जो इंडियंस ने वहाँ पर वाटसन को परेशान किया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बॉम्बे जो प्रेसिडेंस है ये 47 में गिब्सन, ये पुलिस का आदमी है। कौन है? पुलिस के थे। इनसे बोल दिया गया कि भाई देखो तुम पुलिस में हो, तुम्हारे पास पूरा सिस्टम है, ये टिम्बर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है रोड से ही होगा, तुम वैसे भी डंडा लेके खड़े हो, तो चेक करते रहा करो इन्हें।
तो गिब्सन को एज ए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट कर दिया गया। किसने किया? बॉम्बे प्रेसिडेंस ने। अब इसे फाउंडेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्विस इन इंडिया बोला जाता है, यानी कि 1847 के आसपास से इंडिया में फॉरेस्ट सर्विस की फाउंडेशन, नींव पड़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले अपने पास कोई अपने एग्जाम्पल नहीं है। वाटसन का है, उन्होंने थोड़ा शुरुआत की, लेकिन उनके साथ दिक्कतें खड़ी हो गई और वो सर्विस वहाँ से ख़त्म हो गई। यहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई वो आज तक कंटिन्यू चल रही है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ से फॉरेस्ट सर्विस शुरू हो गई। कहाँ से हुई? गिब्सन से। लेकिन गिब्सन थे पुलिस वाला आदमी था, जिसे फॉरेस्ट का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया। 56 में इस टाइम पे आए क्लिगहॉर्न, जिन्हें मद्रास वालों ने, अब इनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई, इन्होंने क्लिगहॉर्न को कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट कर दिया। अब क्योंकि ये आदमी तो पुलिस का था, वो रेगुलर फॉरेस्ट को नहीं कर रहा था, कभी फॉरेस्ट को कर लिया, अपनी जॉब कर रहा है, करते करते अपनी जॉब करते करते चलो फॉरेस्टी का भी काम देख लेते हैं। तो ये रेगुलर नहीं थे। इन्हें फर्स्ट टाइम पूरा फॉरेस्ट के लिए ही किया गया, इसलिए इन्हें बोला जाता है रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तो वो कौन है? कैप्टन वाटसन। फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तो हम लोग बोल देते हैं क्लिगहॉर्न। ठीक है, इन्होंने उसी टाइम पे ये ऑक्टामंड यूकलिप्टस प्लांटेशन है उसको प्रमोट वगैरह किया था उन्होंने। अब यहाँ क्वेश्चन के साथ दिक्कत ये है कि ये तो है किताबी ज्ञान, जिसे हम लोग जैसे बुक्स में पढ़ते हैं वैसे यहाँ छपवा लेते हैं और वैसे ही आपको चिपका दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वो लंका लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर है 47 और यहाँ है 56। क्वेश्चन क्या आया है? द फर्स्ट रेगुलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाज अपॉइंटेड। आप यहाँ 56 लिए बैठे हो, क्वेश्चन में 56 है ही नहीं। अब कर लो भाई, क्या कर लोगे? क्वेश्चन आया है तो छोड़ के तो नहीं आओगे। यहाँ पर भाई ये ना सही तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, ये कौन था 47 में? कौन था? गिब्सन। देख लो भाई, ऑप्शन में यहाँ 42 मिल रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि भाई क्वेश्चन को टिक मत करो, या हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, या फिर अगर आपको नियर बाई लगाना है तो 42 लगा सकते हो, क्योंकि कोनोली ने उस टाइम पे नीलम्बर टीक प्लांटेशन हुई थी, या 40 में वही तो है। 42 में टीक प्लांटेशन है, 43 में कैंपबेल ने वो यूकलिप्टस विलिंगटन में लगाया, आगे बढ़ा। तो ये एक टाइप से कोई ऑप्शन बचता नहीं है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट अपनी जो फॉरेस्ट्री की हिस्ट्री की एंड मीन्स स्टोरी है, उसमें एंट्री होती है ब्रांडिस भाई साहब की। जब उधर जो है गिब्सन को अपॉइंट किया जा रहा था, उस टाइम पे ये कौन है? जर्मन है। ये भी यूरोप में घूमते घामते आ गए अपने यहाँ। इनकी स्टोरी लंबी चौड़ी है। इनके बीवी जो है, वाइफ जो है, उनकी कुछ फैमिली लिंकेज थी डलहौजी से। ये भाई थे बॉटनी से, ऊपर जर्मन थे, तो जर्मन है मतलब फॉरेस्ट्री का अच्छा नॉलेज है। बेरोजगार थे तो बोला भाई कहीं रोजगार की जुगाड़ में घूमते घामते आए हैं, तो डलहौजी ने इन्हें पहुंचा दिया पेगू। कहाँ? पेगू यानी कि बर्मा, म्यांमार, आज के टाइम का म्यांमार। इन्हें वहाँ अपॉइंट कर दिया गया और ये वहाँ पर ठीक ठाक पोस्ट पर काम करते रहे। जब ये वहाँ काम कर रहे थे तो इनके अंडर जो पर्सन काम कर रहा था, क्योंकि इन्होंने भी म्यांमार में जो अभी नहीं बोला टिक के लिए वार किए, फर्स्ट इंडो वर्मा, सेकंड इंडो वर्मा, तो इन्होंने वर्मा के अच्छे खासे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। वहाँ से ये टिक को एक्सप्लॉइट करने लगे। जब ये टिक का वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे तो जो ट्राइबल्स हैं, जनजातियाँ हैं,
वो तो जंगल को अपना घर मानती थी। वो पेड़ जो उनके खुद के पेड़ थे, अपने पेड़ थे, उनको ये काटेंगे तो भाई विरोध होगा। तो उनके साथ आए इनके कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो उसका समाधान क्या निकलेगा, या फिर उन्हें करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होने नहीं दे रहे हैं। तो फिर उसका इन्होंने तरीका निकाला कि एक काम करते हैं, हम एक नया सिस्टम अपनाते हैं जिसे बोला गया तुंगिया। तो तुंगिया जो है उसका मतलब होता है हिल कल्टीवेशन, एक बर्मी शब्द है और वो वहाँ की जुगाड़ है। मतलब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे ट्राइबल्स, उनकी शिफ्टिंग के इशू भी सॉल्व हो जाए। इन्हें जो एरिया इन्हें साफ़ कर दिए थे पेड़ काट के, वहाँ पर ये प्लांटेशन करवा देते थे और ट्राइबल से बोलते थे तुम इनके बीच में आके खेती बाड़ी करो। तो वो जो एक जो कचरा टाइप का जो एक एक्सपेरिमेंट था, कचरा मतलब एक प्रिमिटिव टाइप का जो एक्सपेरिमेंट था जिसे इन्होंने तुंगिया बोला, वो वहाँ सक्सेसफुल रहा। धीरे धीरे उन्हें इवॉल्व किया, उसे सक्सेसफुल रहा। तो क्योंकि इनके अंडर वाले ने किया तो इन्हें पूरा एक बेसिक आइडिया था। तो जब इंडिया में ये आते हैं बाद में लेटर फेज में, तो ये तुंगिया सिस्टम अपने साथ लेके आएंगे। तो इंडिया में तुंगिया किसने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रांडिस जो भाई साहब हैं, ये इंडिया में आने से पहले कहीं रोजगार करते थे, कहीं तो नौकरी मिली थी, तो कहाँ काम करते थे, पेगू में। जर्मन थे, बॉटनिस्ट। बाद में क्या होता है कि डलहौजी तो चला जाता है भाई, लंका लगा के यहाँ पर आते हैं जॉन लॉरेंस। ये जो 1857 की क्रांति है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो क्रांति के टाइम पे क्या होता है कि लोग जहाँ पर हैं उनके पास जो भी ऐसी चीज़ है जिस पर ब्रिटिश अपना हक जताते हैं, उस चीज़ को आग लगा दो। तो क्योंकि जो इंडिया में फॉरेस्ट थे उसे इन्होंने अपने अंडर में ले रखा था, तो इंडियंस के पास सबसे आसान काम था कि जंगल में अगर हैं तो जो अच्छे अच्छे टीक के पेड़ हैं उन्हें आग लगा दो। तो टीक के पेड़ ख़त्म होने का मतलब जो कंपनी है उसको लॉस होना। तो लॉरेंस जो है 1864 के आसपास थे। तो उन्होंने सोचा कि यार भाई क्या किया जाए, ये फॉरेस्ट जो सिस्टम है इसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट सिस्टम तो वहाँ से शुरू हो गया था अपना, किससे, जो 46 के आसपास जो हमने मद्रास वाली में जो अपॉइंट किया था, फिर किलिकहॉर्न को अपॉइंट किया था मद्रास वालों ने, और उससे पहले बॉम्बे वालों ने किया था। तो उस टाइप से फॉरेस्ट सिस्टम लगभग शुरू हो गया, लेकिन ये रीजनल लेवल पे था, कहीं कुछ है कहीं नहीं है, कोई सिस्टम है कहीं नहीं है। तो लॉरेंस कहते हैं कि पूरा एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, एक सिंगल यूनिट के अंडर पूरा। तो अब इन्हें आदमी अगर ढूंढना हो तो कौन आसान मिलेगा, वो है अपने ब्रांडिस। इन्होंने इन्हें सीधा पेगू से उठाया और बोला भाई आ जाओ। तो 1864 में इनको बना दिया जाता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, IGF। तो फर्स्ट IGF थे ये ब्रांडिस, डेट्रिच ब्रांडिस। इनकी अपॉइंटमेंट को बोला जाता है कि यहाँ से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट हो गई है। हालांकि नाम साइंटिफिक है, लेकिन इसमें आगे भी जब आप पढ़ोगे तो इसमें साइंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक टाइप से डिस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट ही है पूरा, जंगल की लंका लगाना ऑन द नेम ऑफ साइंस। तो बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो टुकड़ों में बटा है, आपको उस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया और बोला भाई गवर्न करो फॉरेस्ट को। अब कराओगे कैसे, किसी को बोल रहे हो वो सुन नहीं रहा तुम्हारी, क्योंकि सब बिखरे हुए हैं। तो आपको चाहिए कोई एक ऐसा कानून जिसके थ्रू आपकी पावर जो है वो डिसाइड हो, नीचे वाले की पावर डिसाइड हो, वो आपको कहाँ से कितना आपका उसके ऊपर कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हो और डिसाइडेड हो। वो नहीं मानेगा तो आप पीट दोगे उसे। तो उसके लिए फिर यहाँ पर जो है देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सेटअप है वो उसी टाइम पे, मतलब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सेटअप किया जाता है और उन्हें उसका IGF बना दिया जाता है। जब उसका सेटअप बन गया तो फिर ये धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो अगले साल
ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ आते हैं कि भाई हमें एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की ज़रूरत है जिससे हमें एक प्रॉपर पावर मिल सके। तो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1865 में। ये फर्स्ट टाइम एक्ट आया था। इसके बाद ये एक्ट जो है इन्हीं के अंडर, जब तक ये आईजीएफ थे, इस एक्ट को 1878 में अमेंडमेंट कर दिया गया था। मतलब ये एक्ट दोबारा से आया 78 में। फिर ये एक्ट तीसरी बार आया 1927 में। कब? 1927 में, जो अभी तक चल रहा है। 100 साल होने वाली हैं इसे, मतलब 95 सालें हो चुकी हैं। ये एक्ट अभी तक चल रहा है अपना। अब ब्रांडिस के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। इनके ऊपर कुछ और चीज़ें भी कही गई हैं। जर्मन थे, फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। अब ये ट्रॉपिकल का मतलब क्या? इंडिया वैली ट्रॉपिक्स में पड़ जाता है। दूसरा, ये कई बार बुक्स का भी काम बहुत करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ रिसोर्सेस हुआ नहीं करते थे, तो जंगल में काफ़ी ज़्यादा घूमते। आईजीएफ है तो हर जगह की जानकारी मिलती है आपको, तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आके इन्होंने बुक पब्लिकेशन का भी काम किया। कई बार अब उस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन 6 दिन की छुट्टी पे गए। ये बीच में आईजीएफ रहते हुए बीच में ब्रिटेन चले गए थे छुट्टी पे। यहाँ पर किसी सिलेज को शायद चार्ज दे के गए थे। तो ये जब ब्रिटेन में थे उस टाइम पे ये बुक लिख रहे थे, फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। इस बुक पे इनका काम चल रहा था उस टाइम पे। तो ब्रिटेन में थे। उधर जो यूरोप है वहाँ पर फॉरेस्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि इतने इंडिया पे इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यूरोपियन से कंसल्टेशन। अब यहाँ के जो पब्लिक है उसको कैसे ट्रेंड करें, क्योंकि ये करते क्या है, 64 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनता है और इन्हें आईजीएफ अपॉइंट कर दिया जाता है। अब डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल करें, तो एक टाइप से 65 में एक फॉरेस्ट एक्ट लेके आ जाते हैं। अब एक्ट आ गया जिसके थ्रू ताकत है और आपके पास ये डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग मर जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो नए कैसे आएँ, इसलिए ये शुरू करते हैं 66 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी आपको। तो कुछ यहाँ पर पहले होती थी और कुछ यहाँ पर थोड़ी बहुत होती थी, और ज़्यादातर यूरोप में ही ट्रेनिंग होती थी। पूरी ट्रेनिंग यूरोप में ही हुआ करती थी। तो अब आपको ट्रेनिंग देना है तो फॉरेस्ट मैनेज कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग देनी है, मेंसुरेशन की ट्रेनिंग हर सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देनी है। तो ये वहाँ पर क्या करते थे कि जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है फॉरेस्ट्री का, उसमें किस में क्या चल रहा है, क्या एडवांसमेंट हुई है, गूगल तो है नहीं कि सर्च कर लो। तो वो प्रोफेशन है, यूनिवर्सिटी है, उनके कांटेक्ट में आओ, क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं वो, उस नॉलेज को गेन करना, उसे सिस्टमेटिक वे में इंडिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपने यहाँ ले आना और यहाँ अप्लाई करना। तो ये सारे काम करते रहे। तो क्योंकि इनका भी नॉलेज गया बाहर, तो जो अमेरिकन फॉरेस्ट है उनकी भी लंका लगी थी, तो वो भी इन्होंने क्या है अमेरिकन फॉरेस्ट में भी काफ़ी रोल प्ले किया उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो कुछ जगह आपको ऐसा मिल जाएगा कि फादर ऑफ अमेरिकन फॉरेस्ट्री, लेकिन उसे बोलना सही नहीं है, एक दूसरे पिता खोज लिए हैं उन्होंने, ये नहीं है उनके मैनली, बट हाँ इनका रोल वहाँ है। फिर जो ब्रिटिश कॉलोनी थी तो वहाँ पर भी ये रोल प्ले करते थे गाइडिंग, कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो वहाँ इनका रोल था, इसलिए फादर ऑफ ट्रॉपिकल में बोलते हैं। प्रीवियस जॉब पेगू में थी, डलहौजी के टाइम पे आए। फर्स्ट आईजीएफ बनाए गए, ये रहे 83 तक। कुछ बुक्स हैं जो 1881 बोलती हैं। एक जो ICFR है यानी कि फॉरेस्ट्री में आपने फॉरेस्ट सर्वे FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, उसको सुना होगा। उसने 1961 या 1963 के आसपास एक फॉरेस्ट्री के 100 साल ऐसा करके एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक में उन्होंने स्टार्टिंग में एक आर्टिकल लिखा, उसमें इन्होंने बोल दिया कि इनकी जो रिटायरमेंट है वो 1881 में हो गई।
और पीछे एक टेबल बना दी, उसमें उन्होंने बोल दिया 1883 में हो गई। तो यहाँ दोनों डेटे इन्हें दे दिए। तो यहाँ दिक्कत होती है कि हम क्या माने रिटायरमेंट की एज का। वैसे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन अदर जो सोर्सेस हैं ज़्यादातर 1883 बोल रहे हैं, तो हम लोग यही मान के चल सकते हैं कि 1883 है। वो बुक ऑथेंटिक सोर्स है, लेकिन उसमें ही 2 डाटा दे दिए तो बोलना मुश्किल हो जाता है फिर। तो ये इनके बेसिक चीज़ें हो गई ब्रांडिस की। 67 सॉरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो 67 में स्टार्ट होती है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो 6 फिर 7 और फिर 8, जहाँ 6 7 8 एक साथ आ जाए 786 इस टाइप का है, याद रख लेना। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शुरू हो रही है। ये इसी टाइम पे 1866 में एक चंगा मंगा फ्यूल वुड प्लांटेशन हुई थी पाकिस्तान के पंजाब रीजन में। ये काफ़ी फेमस है। मुद्दा क्या है, पंजाब वाला रीजन पर ब्रिटेन का पहले ही कब्जा हो गया था। ये उस रीजन में जो पंजाब है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान वाला, उसमें रेलवे लाइन के लिए ट्रैकिंग डाल रहे थे। अब भाई गैस सिलेंडर की तो सप्लाई थी नहीं कि भाई चूल्हा रख के खाना बना लेंगे। ये भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो क्या किया जाए। तो बोला खाना पकाने के लिए हमें टिम्बर चाहिए, जिससे जलाऊ लकड़ी चाहिए। तो उसका एक ये है कि भाई एक काम करते हैं, इस एरिया में प्लांटेशन लगा देते हैं और ये अगले 5-6 साल तक हमें जलाऊ लकड़ी फ्यूल वुड मिलता रहेगा, जिससे अपना खाना बनता रहेगा। तो जो लेबर लगी है रेल ट्रैक के बिछाने में, उसकी खाने की सप्लाई तो हो जाएगी। तो इन्होंने उस रीजन में प्लांटेशन कर दी। अब वहाँ पर क्या था कि 2 भाई थे, एक का नाम है चंगा और दूसरे का नाम है मंगा। ये थे डकैत। अंग्रेज़ों ने तो प्लांटेशन की और इन्होंने उस प्लांटेशन को बना लिया अपना स्वीट होम। जो भी जाता है उसे ये लूट लेते। तो एक टाइप से वो अंग्रेज़ों के नाम से तो ना सही, इनके नाम से वो जंगल फेमस हो गया कि भाई वो चंगा मंगा का जंगल है। तो चंगा मंगा फ्यूल वुड किसके लिए है, फ्यूल वुड के लिए। तो चंगा मंगा फ्यूल वुड प्लांटेशन कहाँ पर है, वेस्ट पाकिस्तान में। ये भी फेमस है। इस पर 666 मार दिए इन दोनों ने अंग्रेज़ों के आगे, 2-2 तो याद रहेगी। ये उसी की एक गूगल पे पिक्चर मिल गई थी तो वो लगा दिए। आज की क्लास में एक लास्ट स्लाइड और डिस्कस करेंगे, वो है वर्किंग प्लान। कि इंडिया में वर्किंग प्लान कब आया। इस पे बहुत सारा डिस्प्यूट भी बोल सकते हो, कोई ऑथेंटिक सोर्स बहुत ज़्यादा है नहीं। कई बुक्स जो होती हैं वो बोल देती हैं कि 1961 में फर्स्ट वर्किंग प्लान आया। भाई इसे बहुत ढूंढा, कोई ज़्यादा तो है नहीं, बस ये है कि ये बुक है प्लानिंग फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। ये भी एक IFSC है। इन्होंने एक पूरा अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसमें। तो इन्होंने इसमें लिख रखा था कि भाई जो मुनरो है, इन्होंने जो एक काम किया उसे हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट वर्किंग प्लान इन इंडिया मस्ट बी एस्क्राइब टू, कहाँ पर लिखा है, द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिंपल फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान इन इंडिया मस्ट बी एस्क्राइब टू मिस्टर मुनरो। ठीक है, मतलब कहने का है कि मुनरो जो भाई साहब हैं, उनको हम मान सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्किंग प्लान है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एग्जैक्टली कब इनने किया उस पर ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पर मुनरो द फर्स्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट इन ट्रावनकोर इन 1837, ये इधर मुनरो का टाइम बोला जाता है, लेकिन कब किया उसके बारे में कोई खास डाटा है नहीं। बुक्स में ये 1961 वगैरह के बारे में बोलते हैं। तो ये समझ लेना कि जो फर्स्ट वर्किंग प्लान है वो नीलांबर वाला नहीं है। नीलांबर फर्स्ट प्लांटेशन ज़रूर है। नीलांबर का जो फर्स्ट वर्किंग प्लान है वो कुछ 1896 ऐसी कुछ पे कंप्लीट या उस टाइम पे बना है। तो ये पहला वाला जो है वो बहुत पहले का है, नीलांबर वाला फर्स्ट नहीं है। और ये मुनरो को इसे मान लिया जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वाज, कौन है, अपने ब्रांडिस भाई साहब।
डेट्रिच ब्रांडिस वाज, ये देखो थोड़ा डट जाया करो कभी कभी क्वेश्चन करते समय, ये ऐसा करते हैं। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इनने यहाँ आसाम लिख दिया था, हम लोग पढ़ते ही नहीं है, सीधा भी लगा ख़त्म। ये यहाँ पर इन्हें ये आंसर रहा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वाज द फर्स्ट IGF अपॉइंटेड इन इंडिया, कौन सी साल है जब पहले IGF को अपॉइंट किया गया। कन्फ्यूज़न भी ना हो, इतने लंबे लंबे आंसर दे रखे हैं। द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज लीड बाय, किसने कही। आज के टाइम का जो फॉरेस्ट प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी फाउंडेशन जो है वो किसने की, तो बोल सकते हैं कि भाई ब्रांडिस हैं उसमें। अब वो अलग बात है, गिब्सन कॉनोली जो है वो भी आंसर में है यहाँ। द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया वाज लीड बाय, तो यहाँ दिक्कत ये है कि ब्रांडिस का भी नाम है, गिब्सन और कॉनोली भी है। अब क्या लगाओगे, यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसका, गिब्सन या कॉनोली, इनमें से गिब्सन को पढ़ा था कि भाई जो प्रेजेंट डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे फॉरेस्ट इन इंडिया वाज लीड बाय, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रेजेंट डे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आज के टाइम का जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किसने लीड किया था, तो वो अपने ब्रांडिस है। फॉरेस्ट सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाता है, उस टाइम पे इतना व्यवस्थित नहीं था, इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर वे में स्टार्ट किया उसे। हेडक्वार्टर ऑफ IGF इज एट, IGF जो है ये भाई कहाँ मिलता है, वैसे आज के टाइम का IGF कहाँ है। पहले काफ़ी लंबे टाइम तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसका जो हेड है उसे IGF बोला जाता था। जैसे सेंट्रल लेवल पे जो मंत्रालय हुआ करते थे उसमें 3 लोग हुआ करते थे, ये जो अपना मंत्री है, एक सेक्रेटरी है और ये है अपना IGF, और IGF के अंडर पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो जहाँ पर मंत्रालय या ये जो बॉडी है वहाँ पर IGF रहेगा। जब बनाई गई, जब ब्रांडिस अपॉइंट किए गए तो उस टाइम पे कहाँ पर हो गई ये हेडक्वार्टर, कोलकाता में। जब कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हो गई तो IGF कहाँ पहुँच गया, दिल्ली में। अब क्या है कि IGF की जो पोस्ट है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, इसके नीचे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, यहाँ पर बहुत बड़ी चेन इकट्ठी हो गई है, क्योंकि फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अदर चीज़ें, क्लाइमेट चेंज है, वाइल्ड लाइफ है, दुनिया भर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो प्रेजेंट डे में ये IGF अपना कहाँ बैठता है, दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर ऑफ IGF कहाँ है अपना, दिल्ली। ये देहरादून को अवॉइड करना, लोग देहरादून भी लगा सकते हैं क्योंकि देहरादून को बोला जाता है फॉरेस्ट सिटी, क्योंकि फॉरेस्ट का FRI वहाँ पर है, तो फॉरेस्ट के पूरे काम भी यहीं हुए हैं, तो फॉरेस्ट सिटी बोला जाता है, तो कहीं उसे ना लगा देना। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अपनी थोड़ी लंबी हो जाएगी, मतलब जो रेगुलर प्रॉपर वे में क्लास होनी आपकी 2, ढाई, 3 घंटे तक की, वो नेक्स्ट कल की से अपना प्रॉपर वे में लेना स्टार्ट कर देंगे। अपनी कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।